नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का न्यू किताब आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है। थर्ड एडिशन करके रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो बिहार दरोगा 25 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्वेश्चन बैंक के तौर पर, और इसमें आप देखेंगे साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान सभी दारोगा परीक्षाओं की औसतन 60% प्रश्न जो है इसी किताब से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक और बात बता दें आपको कि इसमें अध्ययन सामग्री दिया गया है, जो कि इसको हम लास्ट में देखेंगे जब सेट आपका समाप्त हो जाएगा तो। और आपको हम इंडेक्स दिखाए थे, इसका कंटेंट दिखाए थे हैं। जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे, बिहार दरोगा 1275, और यह आपका मेंस का पेपर है। 25 फरवरी 2024 का इसका पेपर हुआ था। पूरा 100 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर 25 फरवरी 2024 बिहार दरोगा 1275, और ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को शुरू कर दिए देखना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं वीडियो देख करके। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में स्थित है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व बाघ हैं, जो कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व होगा, पीलीभीत होगा, दुधवा बाघ रिजर्व और रानीपुर बाघ रिजर्व हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में मार्च 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व देख लेते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कमलंग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 2017 में इसका अधिसूचना जारी हुआ था, और विल्लीपुथूर मेघामलाई जो है आपका तमिलनाडु 2021। रामगढ़ विषधारी की बात करते हैं तो राजस्थान 2022 होगा। रानीपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, 2022 हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आपका 2023 होगा। और धौलपुर करौली ये आपको राजस्थान में है, और ये आपका 2023 में एक तरीके से बोल सकते हैं कि अधिसूचना वर्ष जारी हुआ था। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि चरक किस वंश से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे कुषाण वंश से, ऑप्शन नंबर डी होगा। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व यानी अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान भी थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त किया, है ना, अश्वघोष को प्राप्त किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत भी चलाया था। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसिस 15 से 65 ईस्वी में किया था। विम कटफिसेस 65 से 78 ईस्वी को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 22 लाख प्लस, ऑप्शन नंबर ए होगा। अयोध्या दीपोत्सव 22.23 लाख दिए जो है जलाए गए। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने को लेकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है। अगला है कि बिहार मानवाधिकार आयोग जो है कब गठित हुआ है। तो यह हुआ है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को किया गया था। इसका पुनर्निर्माण की बात करते हैं यानी पुनर्गठन की बात करते हैं तो 25 जून 2008 को किया गया है। इस आयोग का कार्य राज्य में जो है मानवाधिकार का संरक्षण प्रदान या फिर संरक्षण करता है। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंता मनोहर बदर हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला है कि बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया है। तो ये आपका 1930 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति यानी महार में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूल नायक तथा 1927 में
बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण भी किया है। 1927 में समाज समता संघ स्थापित किया। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन भी किया था। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किया गया था। 1942 में B.R. अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी 1930 से 32 में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का जो है दोस्तों अध्यक्ष भी बनाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे जो है हटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। अगला है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा जो है मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उड़ीसा राज्य का गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस दिन को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। देखिए 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस, 15 जनवरी को जो है सेना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे कुछ दिया गया है जैसे 29 जून तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 1 सेकेंड, 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया आपका टोपला कला, ऑप्शन नंबर बी होगा। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन जो है 6 टन, रंग गोल्डन और 24 तिल्ली है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है, तो आंसर हो जाएगा 6/13, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी कौन नहीं बनाती है, यानी कौन सी नदी दोस्तों बनाती है, नदी बनाती है, तो इसमें देखेंगे तो ताप्ती बनाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबा का निक्षेप नहीं होता है तब नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथल यानी उथला होने के बजाय जो है गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने के जो है ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी कहते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय भारत, अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रायः एस्चुरी यानी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा की बात करते हैं, नदी जब सागर में गिरती है तो वेग अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर इसके मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल को डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इब्न बतूता किस सदी में जो है भारत आया था, तो ये आपको हो जाएगा 14वीं सदी में, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसे सुल्तान द्वारा जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में जो है चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय
की घटनाओं को अपनी पुस्तक यानी किताब उल रहला में वर्णन भी किया गया है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए विद्युत आवेश की इकाई या फिर मात्रक कूलम्ब है। ऊर्जा का मात्रक की बात करते हैं तो जूल हो जाएगा। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक ओम के पावर -1 या फिर मोह या फिर सीमेन है। अगला कि सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन S का ब्लॉक का सदस्य है, यानी S ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता या फिर नहीं पाया जाता है। इसकी खोज जो है 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण जो है पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह बहुत कम चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हीरा का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है, हवा में यानी पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं और कालिख से पोता हुआ गोला चमकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप इसको बनाएंगे। बिहार एसआई से संबंधित आपको हम टेलीग्राम नंबर दे देते हैं, ये रहा व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर। व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कौन संयोजी ऊतक नहीं है, आंसर हो जाएगा हार्मोन दोस्तों नहीं है। देखिए उपास्थि रक्त और अस्थि संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक एवं संवहन ऊतक हो जाएगा। वास्तविक संयोजी ऊतक के उदाहरण जैसे एरियोल ऊतक और लिखा गया है जालवत ऊतक। कंकाल ऊतक शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे उपास्थि ऊतक और अस्थि। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क जो है निकाला जाता है, तो आंसर हो जाएगा हेमाटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का जो अंश है 60 से 70% होता है। भारत का अधिकतर की बात करते हैं, लगभग 58% लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूम यानी झारखंड, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा आदि में पाया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। भारत में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम और बराजमदा झारखंड, बेलारी हॉस्पेट कर्नाटक, बिलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। लिमोनाइट में धातु का अंश जो है 40 से 60% तक होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। सिडेराइट में धातु का अंश जो है 48% तक होता है। इसका रंग जो है भूरा होता है। लिमोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि का अयस्क या फिर लौह अयस्क होता है।
अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है? आंसर हो जाएगा कर्ण वंश हो जाएगा, ये सही होगा। शुंग वंश के अंतिम सम्राट जो है देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में जो है कर्ण वंश की नींव रखी। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, इसे जो है कर्ण वंश ने जारी रखा। कर्ण वंश में केवल 4 शासक हुए हैं, जिससे वासुदेव और भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, है ना। कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश यानी आंध्र सातवाहन की नींव डाली। उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो ये आपको हो जाएगा वायु से वायु। देखिए इस मिसाइल को अत्यधिक चालाक, है ना, तो मैन यूवर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ का गठन जो है 1958 में किया गया है। 1958 में 1916 में सूरत, एक बार फिर से इसको देखेंगे, बोला कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह सम्मेलन 2 घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। जैसे उग्रवादियों को 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध भी किया था। कांग्रेस का पहला विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने किया। सूरत अधिवेशन का दूसरा चरण बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य जो है विवाद था। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे यही भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह जो है सहयोग न दिया जाए। तीसरा कारण जो है भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका जो है विरोध भी किया था। कुछ और दिया गया इसमें, बोला कि एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है सूरत में हो। मतलब दोनों का एक तरीके से मतभेद, अगर ये बोलता कि हम दिल्ली जाएंगे तो अगला बोलता है दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर बोल रहा है कि एक लोग बोलता है कि हम अधिवेशन यहाँ पर करेंगे, दूसरा बोल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक दूसरे की बातों को काटना था, चाहे वो कैसे सही करेगा तब भी काटेंगे, गलत करेगा तब भी काटेंगे। तो इस तरीके से मतभेद हो गया था। इन विवादों के परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हुआ। यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम ने किया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जैसे आपका गोपालगंज, सिवान होगा, बक्सर होगा और रोहतास बीच में आपका हो जाएगा। इसमें आपका मानचित्र दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको हम देखेंगे। जैसे बिहार में कुल 38 जिले, 38वां जो आपका जिला है अरवल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में 101 अनुमंडल तहसील हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है आपका गया है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा की बात करते हैं तो गया भी दिया गया है दोनों। बिहार का सबसे
कम वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो औरंगाबाद। बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला जो है आपका किशनगढ़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विषम चुन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी दर्जी हो जाएगा। लकड़ी, फर्नीचर गेहूं से क्या होगा, तो बताइए, मतलब लकड़ी जो है, लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो गेहूं से क्या बनता है, तो गेहूं से देखेंगे तो रोटी बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 व 21। इसको हम करवा चुके हैं, तब भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तन या फिर परिवर्तित कर देते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया, जैसे अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा जाता है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से दोस्तों जानते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है, इसे 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। एक आपका है अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जाता है या फिर लगाया गया है, इससे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर निम्न प्रभाव पड़ता है, जैसे अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे, अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 तथा 21 द्वारा, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हल्दिया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया था। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह की विशिष्ट महत्व है। भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है दिया गया है। आगे प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। परीक्षा उपयोगी कुछ देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों के देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 देखिए, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 39 का एक ही बात करते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 जो है आपका कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। अनुच्छेद 43 का एक ही बात करते हैं तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। अनुच्छेद 43 का बी की बात करते हैं तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 45 जो है आपका बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण संरक्षण एवं समृद्धि तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व का स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। देखिए, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका लिखा गया है कुपुलु दा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला है पुगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भित ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पुगा घाटी यानी लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सुंदर सूर्य कुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चलता है। राष्ट्रीय भूगर्भित अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन करता है? तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यक्ष पैनल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को जो है संचालित किया जाता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोला कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा जो है घोषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, नवगठित संसद के पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पद का जो है एक तरीके से धारण करता है। अगला है कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। कोयला के संचित भंडार का क्रम दिया गया है, जैसे आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आपको दोस्तों हो जाएगा। भारत के कुल संचित भंडार का लगभग 99% कोयला गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ है। शेष कोयला जो है आपका टर्सियन काल का है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला क्षेत्र जो है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र है। टर्सियरी है ना, टर्सियरी कोयला क्षेत्र जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम और जम्मू कश्मीर कालाकोट क्षेत्र है। कोयला उत्पादन का क्रम की बात करते हैं तो राज्य के अनुसार जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। अगला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जो है 1762 में किया था। इसी पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य कहा गया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो का पूरा नाम जो है आपका ज्या कांग रूसो है। माउंटेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ है। डिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। डिदरो कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा तुतिकोरिन। तुतिकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। कोल्लम केरल में है। यह अष्टमुडी बैक वाटर्स स्थित है। और एर्नाकुलम भी केरल में है। यह मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन केरल में स्थित है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है जोड़ा गया है? तो ये आपको हो जाएगा संथाली, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में अब कुल 22 भाषा हो चुका है। अगला है योजना आयोग का किस वर्ष जो है स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 1950 में हुआ है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के विचार के साथ जो है कार्य करता है। नीति आयोग एक जो है थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग टॉप
डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग जो है बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों को शुरू किया है। सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो आपको हो जाएगा राज्यपाल, नगर निगम की बात करते हैं तो महापौर, ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सरपंच हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत में संघीय व्यवस्था लागू है जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य यानी देश का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का वर्णन है। नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर, इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायत गांवों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसके प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। यह आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बनाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। जीआई टैग किस संस्था द्वारा जो है आपका दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा WTO, ये जो है सही होगा। जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। जीआई टैग को उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद दूसरे द्वारा नकल या फिर अनुकरण करने में भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है। जीआई टैग WTO के ट्रिप्स यानी वैश्विक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया है। WTO को 1995 में गैट का स्थान पर अपनाया गया है। गैट की स्थापना जो है 1947 में किया गया है। WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो कि मराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप किया गया है। WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य गैट से ही है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी होगा शाह आलम। देखिए बक्सर का जो युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजय हुई। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो कि वेंसीटाट तथा दिल्ली भारत का नवाब शासक शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम जो है संधि किया। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर देखिए बी और सी दिया गया है, यानी स्वतंत्र कार्यपालिका और शक्ति का विभाजन हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू हुआ। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी राष्ट्रपति की शासन प्रणाली व्यवस्था सरकार में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, जो ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा आदि से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का है, तो इसको आप आराम से बना लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बोला कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना में होता है, तो ये आपको हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये जो है सही होगा। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की अन्य 4 अवस्थाएं इस प्रकार हैं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं किया था। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया।
सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने में बीईसी तैयार होता है। अगला है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थानीय सीमा जो है नहीं लगती है। आंसर होगा मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मुंगेर से सीमा साझा करने वाले जिले जैसे बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया तथा भागलपुर है। मुंगेर से पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण के काल के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार सरकार के पूर्व में स्थित एक राज्य है बिहार, नाम बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है पड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल जिसके अंतर्गत जो है 38 जिले हैं। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ है। बिहार एक भू आबद्ध राज्य है, लैंड लॉक्ड है। अगला है पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जो है जोड़ता है, सिलचर को। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा द्वारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी यानी उत्तर प्रदेश से काटती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया। यह सड़क विकास से जुड़ा हुआ है। सेतु भारतम परियोजना इसे 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है। आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है बिहार के समस्तीपुर जिले में पिंतौझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तक 70 से 71 तथा 77 से 79 तक 2 बार बिहार के यानी 11वें के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल 77 से 79 के दौरान ओबीसी के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को जो है लागू किया था। वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान या फिर प्रदान किया गया, जो अब तक के सर्वाधिक, जिससे कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी तथा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मालवा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना कृष्ण की सहायक नदी है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 का संबंध आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा किया गया है। जैसे कुछ 6 प्रकार का दिया, जैसे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करते हैं तो 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका 32 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन मिल पाए। पहाड़ों का जल उबलना, आंसर हो जाएगा समुद्र के तल से कम ताप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, समुद्र तल पर जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर जल उबलने लगता है। इसके विपरीत पहाड़ों का दाब कम होने के कारण जो है जल का क्वथनांक घट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है और वह कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण जो है प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान जो है बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जो है क्वथनांक घट जाता है और खाना देरी से पकता है या फिर पकने में कठिनाई होती है। दाब कम होने के कारण जो है जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का आंतरिक दाब बाह्य दाब से जो है अधिक होता है। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होने के कारण जो है वायुयान से यात्रा करते समय जो है पेन की स्याही जो है बाहर यानी निकलने लगती है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजा राम मोहन राय का जन्म जो 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था।
राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का जो है अध्ययन किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवस्थाएं अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका जो है आमतौर पर बाजार को नियमित है ना विनियमित करने और निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने तक सीमित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के लिए लाभ प्राथमिक प्रेरणा है और प्रतिस्पर्धा को नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरित या फिर प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता जैसे निजी संपत्ति, मुक्त बाजार, लाभ का मकसद, गलाकाट प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा, सरकार का सीमित अधिकार, उपभोक्ता श्रम विभाजन आदि। डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो लाइगेजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। डीएनए प्रतिबंध में प्रतिबंध एंजाइम और एंजाइमों के बड़े वर्ग से संबंधित है जिन्हें न्यूक्लिएज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, तो एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। और एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरों से जो है न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर कटौती करते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पैलिंडियोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेजेज की सहायता से जो है आपस में जुड़ जाते हैं। अगला कि डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा सालिसुका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। देखिए, डिमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या फिर भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। इन्हें 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध बहुत बड़े भाग पर आधारित कर दिया था, यानी अधिकार कर लिया था। इन्हें 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर शासक या फिर सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले जो है सिक्के भी चलाए थे। अगला है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु और विधानसभा भंग करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 माफ कीजिएगा, 1, 3, 4 दूसरा हमारा गलत है, दूसरा नहीं होगा। चौथा हो जाएगा राज्यपाल में संविधान तंत्र ठप होने पर, है ना। देखिए 1, 3 और 4 आपका जो है सही आंसर होगा। अब इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकता है, जैसे मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु और विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर अनुच्छेद 356, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर जो है श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री से फिर सेनानायक विमल शाह ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह 5 मंदिरों का समूह, जैसे विमल वसाही प्रमुख यानी प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। लूना वसाई की बात करते हैं तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित। और पितलाहार की बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। और पासरव की बात करते हैं तो 23वें तीर्थंकर पासरवनाथ को समर्पित। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो अंतिम तीर्थंकर महावीर को समर्पित। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार या फिर खिलाड़ी, है ना, फिर से पढ़ लेते इसको हम। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए। चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला कि त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये आपको हो जाएगा सीआरपीएफ। बोला है कि समाजवादी विचार किसे जो है स्वीकार नहीं करता है? विचार जो है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक
स्वामित्व होता है जिसका नियंत्रण जो है राज्य करता है। समाजवाद की कुछ विशेषताएं, जैसे वर्गहीन समाज जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं, सभी संसाधनों का सामान्य स्वामित्व या फिर सामूहिक स्वामित्व, आय का समान वितरण, बाजार शक्तियों का अभाव। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अंतर्विवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में ही वर वधु को चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग से बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अंतर्विवाह के दो नियम, जैसे जातीय अंतर्विवाह और उपजातीय अंतर्विवाह हो जाएगा। विषम चुन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में राजधानी के रूप में जो है प्रसिद्ध कौन सा है? तो आपको पता है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली इसी को कहते हैं। किस राज्य को? तो आपको हो जाएगा। भारत के विभिन्न शहर एवं उनके उपनाम, जैसे अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलुरु, बुनकरों का शहर जो है पानीपत, रैलियों का नगर की बात करते हैं नई दिल्ली, महलों का शहर जो है कोलकाता, त्योहारों की जो आपका नगरी है मदुरै हो जाएगा। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो आंसर हो जाएगा दीवान, ऑप्शन नंबर ए। दीवान शब्द फारसी मूल का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवान खालिसा, शाही भूमि का देखभाल करने का अधिकारी, दीवान तन वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला, मुस्तौफी की बात करते हैं तो आय व्यय का निरीक्षण तथा मुसारिफ जो है लेखाधिकारी हो जाएगा। अगला है कि 2SO2 प्लस O2 2SO3 उष्माक्षेपी है, तो ये आपको जगह उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। देखिए, अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, अतः यह निम्न ताप पर अनुकूल होती है। मोलों की संख्या में कमी होती है, अतः अभिक्रिया उच्च ताप पर अनुकूल होती है। अगला है, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी या फिर इसमें आयतन की कमी होती है। प्रतिकारक के 3 अणु प्रतिफल के 2 आयतन का निर्माण करते हैं। दाब का प्रभाव, यदि ऊपर से साम्य का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली चैटेलियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया है। इस बाहरी दाब को नष्ट करने की जो है चेष्टा करेगी और अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिससे जो है आयतन में कमी हो जाएगा। क्योंकि अंतिम अभिक्रिया में आयतन कम होता है, अतः दाब अधिक करने से जो है SO3 जो है अधिक बनेगा। अगला है कि ली चैटेलियर का सिद्धांत, यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया समावस्था में हो और साम्य निर्धारित करने वाले एक या अधिक कारण यानी सांद्रण, ताप एवं दाब बदल दिए जाए तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी जिससे जो है परिवर्तन का प्रभाव जहाँ तक संभव हो समाप्त हो जाएगा। ताप का प्रभाव, अगर साम्य का ताप कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की चेष्टा उस तरफ जाने की होगी जिस ओर जाने से अधिक ताप निकलेगा। अतः उपरोक्त अभिक्रिया का ताप हटाने से अधिक SO3 बनेगा, क्योंकि अभिक्रिया उष्मदायक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा का सार्वजन अर्थात उष्मा सिस्टम से निकल कर जो है परिवेश में प्रवेश करता है ना, परिवेश में प्रवेश करता है। कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी गलत है? आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित? सैडल पीक, तो ये आपको जो है उत्तरी अंडमान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। अगला है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये आपका है अग्न्याशय का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लैंगरहैंस का दीपिका की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1869 में किया गया था। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा, गामा होती हैं। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बोला कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य हमारा क्या है? तो अम्ल में लाल, क्षारक में पीला, ये जो है सही होगा। इसमें देखिए आपको कुछ सूत्र दिखा गया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी इसका उपयोग जो है अम्ल एवं क्षार के अनुमापन के लिए जो है एक संकेतक के रूप में दोस्तों किया जाता है, संकेतक के रूप में। अगला है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा का 10वां हिस्सा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो है 543 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी होगा।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। अगला हमारा है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायतों में सीटों का आवंटन। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा जो है परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग जो है परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। परिसीमन आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा यह निर्वाचन आयोग के साथ जो है मिलकर कार्य करता है। पहला परिसीमन कार्य 1950-51 में हुआ था तथा अखिल यानी आखिरी परिसीमन आयोग का गठन जो है 2002 में किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अगले परिसीमन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार पर होगा, जबकि वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना पर आधारित है। पंचायतों में सीटों का आवंटन का फॉर्मूला संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 243 का घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा MS खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी आदि कारकों यानी कारणों से रॉयल इंडियन नेवी के जहाज तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है नाविक VC दत्त की गिरफ्तारी थी, जिसके जहाज तलवार की दीवार पर अंग्रेज भारत छोड़ो लिखा था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रित हड़ताल समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है MS खान ने यानी उपाध्यक्ष मदन सिंह किया था। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल अल्फ्रेड गोल्फ्रेड को इस आदेश से भेजा कि ब्रिटिश फौजी को सारी सेना दमन के लिए लगा दी जाए और भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति का नष्ट हो जाए। 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जिन्ना के आश्वासन कि उनका दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरातों के साथ कौन सा युद्ध जो है अभ्यास आयोजित किया। तो आंसर हो जाएगा डेजर्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा भारत GPT, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों संवादों को बदलना है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किससे, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, रुधिर कोशिकाओं की दीवार पतली एवं गुहा संकरी होने के कारण जो है दाब के साथ रुधिर को भेजा जाता है। यह दाब निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है एवं इसे जो है सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर के पारे के स्तंभक द्वारा जो है उत्पन्न दाब के समान होता है। इस प्रकार निलय के प्रसारण से भी दाब उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिंद में निलय में प्रवेश करता है तब इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा देह उत्पन्न दाब के समान होता है। आगे है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा अग्न्याशय। देखिए, इसकी लंबाई लगभग 6 से 10 इंच है और यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं उदर में स्थित है। अग्न्याशय बहिस्रावी कार्य जिसमें एंजाइमों का उत्पादन शामिल होता है तो पाचन की प्रक्रिया में सहायक, तथा अंतःस्रावी कार्य जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव द्वारा जो है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा में
जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि होती है। किसी ऊंचाई h पर स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में वृद्धि होती है, और स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाला होता है तब उसकी गतिज ऊर्जा है ना, तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होगी। अगला है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्लेनीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर, एनीमीटर जो हवा की गति को मापा जाता है। और रोटामीटर की बात करते हैं तो एक बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ यानी गैस द्रव्य के प्रवाह की दर को मापते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आपका मेंस का पेपर है, तो आपको पता है 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिलाकर के आता है। ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। जो आपका जीके जीएस का है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन द्वितीयक समूह का है? तो ये आपको हो जाएगा अस्पताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है तथा जिनमें जो है व्यक्तिक संबंध पाया जाता है। उदाहरण जैसे महाविद्यालय, अस्पताल, श्रमिक संघ, संसद आदि हो जाएगा। प्राथमिक है ना, प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जो आकार में छोटे हो तथा जिसके सदस्य आपस में निकट यानी व्यक्तिक चिरस्थायी संबंध है, जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, संबंधित रिश्तेदार। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल आप सभी को पता है, आप आंसर कर सकते हैं। वैसे ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ जैसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग टिब्बा और था मंसूरी हो जाएगा, यानी मसूरी हो जाएगा, मसूरी। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर जो है कोणीय संवेग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आखिरी प्रश्न हमारा है, बोला कि संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है? तो देखिए चोल, चेर, पांड्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसमें देखिए कुछ आपका 64 जो आपका पोस्ट हुआ था बिहार एसआई का, ये हम अगला सेट में इसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा मैंने आज फास्ट पढ़ा है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, और थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते तो आपको लंबे समय तक पढ़ा सकते थे, मतलब 1.5 घंटे का वीडियो बन सकता था। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना 1 घंटे में समाप्त किया जाए। थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा है, कहीं कहीं मैंने गलत चीज़ों को भी पढ़ दिया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया है। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।